इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज। ये दोस्तों किसने दिया था ये नारा? आखिर ये नारा था सरदार भगत सिंह का। सरदार भगत सिंह जी का ये नारा था। और आज दोस्तों 23 मार्च 2025 के दिन सरदार भगत सिंह जी को शहीद हुए 94 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 94 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। और इस 94 ईयर्स के पूरे होने के टाइम पर दोस्तों आज एक वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं सरदार भगत सिंह जी का। सरदार भगत सिंह जी का दोस्तों नाम आप ज़रूर जानते होंगे। सरदार भगत सिंह जी एक बहुत ही जोशीले क्रांतिकारी थे। उनकी क्रांतिकारी ऐसी थी कि जिसने देश के नौजवानों के अंदर में एक नया उबाल ला दिया था। और जो अपने देश में क्रांतिकारी थे, जो लड़ते थे, जो कोई जानता नहीं था ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या इनका मकसद है, उस जानकारी को, उस मकसद को भगत सिंह ने लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की दिल्ली की असेंबली के अंदर में, दिल्ली विधानसभा के अंदर में बम फोड़े। और उस बम फोड़ने का मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाना हो। बम ऐसी जगह पर फोड़ा गया था कि किसी को भी कोई नुकसान ना हुआ। लास्ट में भगत सिंह और गुप्तेश्वर दत्त दोनों ही जो है अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं वहाँ पर, और वो लोग जेल चले जाते हैं दोस्तों। और जेल में उनके साथ में बहुत सी यातनाएं होती है। 63 दिन का वो फास्ट रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशानी होती है वहाँ पर। लास्ट में दोस्तों 23 मार्च का दिन आता है, 23 मार्च 1931। और उस दिन दोस्तों सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास में बताया जाता है कि भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के बाद में उनके शव के टुकड़ों को, शव का जो होता है, शरीर होता है, शव जो होता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके नाली के रास्ते बाहर निकाल करके वहाँ एक नदी है हुसैनी वाला के पास में, जिसको सतलुज नदी कहा जाता है, वहाँ पर उस नदी में उनके टुकड़ों को फेंकने लगे। लेकिन जब भीड़ को ये पता चल गया, जो बाहर भीड़ मंडरा रही थी, तो वह लोग वहाँ पर गए और जो कुछ टुकड़ों को जो फेंक दिया था वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ बच गए थे, तो वह उनको बचाने में कामयाब रहे। और वहाँ कुछ पुलिस वालों को भी मार दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सरदार भगत सिंह जी के बारे में। सरदार भगत सिंह जी को दोस्तों आज 94 वर्ष पूरे हो चुके हैं शहीद हुए। दोस्तों 7 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म होता है पंजाब में। उस टाइम पंजाब में था, और अब लेकिन जो उनका गांव है वह गांव पाकिस्तान में आ चुका है। गांव का नाम उनके बंगा है दोस्तों, जो कि लायलपुर में आता है। और उस टाइम में दोस्तों सब एक था, पार्टीशन नहीं हुआ था उस टाइम पर। 1907 में पार्टीशन नहीं हुआ था, पार्टीशन 1947 में हुआ था। भगत सिंह दोस्तों एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बहुत ही जोशीले क्रांतिकारी थे, जो कभी डरे नहीं जो है। और उनकी एक विचार अलग थी, अलग ही उनका विचार था दोस्तों। इन्हीं के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे दोस्तों। जन्म तिथि 28 सितंबर 1907 है दोस्तों। जन्म स्थान गांव बंगा है, जो अब पाकिस्तान में है। माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। शिक्षा डीएवी हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज लाहौर में उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। संघ नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और क्रांति दल, इन सभी में वो जो है काम करते थे, इनके साथ में संग रहते थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उन्होंने खुद से नाम रखा था, जिसको HRA कहा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह नाम उन्होंने रखा था। और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो जाती है दोस्तों। स्मारक है इनका, शहीदी स्मारक जो है वो हुसैनी वाला है, जो पंजाब में है। तो इन्हीं के बारे में चलिए दोस्तों आज कुछ बात करते हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव और पाकिस्तान में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय उनके पिता और चाचा 1906 में अंग्रेजों द्वारा पारित उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल की सजा काट रहे थे। परिवार में राजनीतिक माहौल था। बालक भगत सिंह ने देख लिया था कि क्या राजनीति होती है, और बचपन में ही उन्होंने सब कुछ देख लिया था, जिसकी ज्योति जला दी थी। बहुत ही जल्द वह महात्मा गांधी के शुरू किए हुए जो असहयोग आंदोलन में वह शामिल हो गए थे। उन्होंने सरकार के प्रायोजित पुस्तकें जलाई। सरकारी जो सामान होते थे उन सामानों को नहीं खरीदना है, ऐसा भी उन्होंने बोला।
डीएवी और 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या से वे बहुत प्रभावित हुए। शुरू में अपने परिवार की तरह भगत सिंह भी स्वराज प्राप्त करने की हिंसा गांधीवादी विचारधारा पर भरोसा किया, लेकिन बाद में ऐसी घटनाओं ने उनके विचार को बदल दिया और वह बदल के रह गए कि अब कुछ और करना है, कुछ नया करना है। सरदार भगत सिंह दोस्तों बचपन से ही बहुत ज़्यादा जोशीले थे। बताया जाता है कि वो पुलिस को भी चकमा देने में बहुत आगे रहते थे, कभी डरते नहीं थे। और इसी बीच दोस्तों एक ऐसी घटना होती है सामने कि जो बहुत ज़्यादा शर्मसार होती है। साइमन गो कमीशन के नारे लग रहे थे, जो है वह नारा लाला लाजपत राय जी लगा रहे थे और जिसका समर्थन कर रहे थे सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी लोग जितने भी होते हैं मेन कार्यकर्ता, वह सभी उस लाला लाजपत राय जी के साथ में वहाँ शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत की सरकार होती है, वह अंग्रेजी हुकूमत की सरकार इतनी सख्त होती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के होते हुए लाला लाजपत राय जी को लाठी और डंडों से पीट करके उनको घायल कर दिया जाता है और लगभग 15 से 16 दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया गया है। और इस घटना से इतने ज़्यादा दुखी हुए भगत सिंह जी क्या उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला लेकर रहेंगे और स्कॉट की हत्या करनी होगी। स्कॉट एक पुलिस अधिकारी हुआ करता था, बड़ा अधिकारी हुआ करता था, स्कॉट उसका नाम था दोस्तों। तो ये सभी लोग प्लानिंग करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से स्कॉट को मारना है और इनकी प्लानिंग पूरी सक्सेसफुल भी रहती है। जहाँ जिस पुलिस स्टेशन से इनको निकलना था वहाँ पर ये लोग अपना जो है नज़र अपनी रखते हैं, चौकसी रखते हैं जा करके, और लास्ट में जयगोपाल नाम का आदमी होता है, वह इशारा कर देता है, वह पहचानने में गलती कर देता है और उसने इशारा कर दिया कि ये स्कॉट है। लेकिन भगत सिंह पहचान लेते हैं ये स्कॉट नहीं है, सॉन्डर्स है, जिसका नाम जॉन सॉन्डर्स था। वह बोलते भी हैं कि ये स्कॉट नहीं है, ये जॉन सॉन्डर्स है। तो राजगुरु जो होते हैं साथ में कहते हैं कोई बात नहीं, इसने भी तो लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई थी। तो फिर क्या था, पहली गोली राजगुरु ने मारी, बाकी की जो फाइनल जितनी गोलियां थी वह सभी भगत सिंह जी ने मारी। मौके पे ही जॉन सॉन्डर्स वहीं पर मारा जाता है। सरदार भगत सिंह ने जो है गोलियां चला दी, पूरी फाइनल मृत्यु हो गई उसकी, मर गया जॉन सॉन्डर्स। उसी के ही बैक साइड में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी रहते हैं, वह उनके सपोर्ट में रहते हैं कवर देने के लिए। और लास्ट में जब सभी लोग भागने लगते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद भी भागते हैं। उस बीच में और भी एक दो पुलिस वाले को चंद्रशेखर आज़ाद मार गिराते हैं क्योंकि वो उनके पीछे आ रहे थे। इनका मतलब ये नहीं होता था कि हमें किसी हिंदुस्तानी को मारना है, लेकिन जब हिंदुस्तानी अपने ही गद्दार है, अपने ही खेमे में जब गद्दार है तो उनको तो मारना ही पड़ेगा, ऐसा उनका कहना था। वही उस दिन भी हुआ था दोस्तों। लेकिन लास्ट में वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा छापेमारी होती है। फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गोलियां मारी जाती है, जिनके ऊपर भी जरा सा भी शक होता है, डाउट होता है, तुरंत अंग्रेजी हुकूमत सरकार उसे गोली मार देती थी उस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशान किया गया था। लास्ट में जो है उस टाइम के बाद जब जॉन सॉन्डर्स को भगत सिंह मार देते हैं, इसके बाद में भगत सिंह जी अपने बाल कटवा लेते हैं, दाढ़ी कटवा लेते हैं और जेंटलमैन लुक में लाहौर से कलकत्ता के लिए वो आ जाती है। और यहाँ स्कैप होने में, भागने में उनकी जो है मदद करती है दुर्गावती जी, जिनका आपने नाम सुना होगा, दुर्गा भाभी के भी नाम से वह जानी जाती है, वैसे नाम उनका दुर्गावती था। वो भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। भोरा की वाइफ थी जो है, काफ़ी ज़्यादा रिच लेवल के भी लोग थे वो लोग, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दुर्गावती जी जो है उनको वहाँ से भगाने में मदद करती है, उनके साथ साथ जाती है अपने बच्चे को लेकर के। बताया जाता है कि एक ट्रेन में जो है भगत सिंह जी से आईडी मांगी गई तो उन्होंने अपने बच्चे को जोर से पिन कर दिया जो है, और उसको बच्चा रोने लगा तो वह टिकट ही नहीं ली, वो चला गया जो है साइड में हट करके। उसके बाद वे कलकत्ता चले जाते हैं और फिर कलकत्ता से उनका प्लान होता है कि जो वो कर रहे हैं कोई जानता ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम दिल्ली की असेंबली में बम फोड़ेंगे, दिल्ली विधानसभा के अंदर में बम फोड़ेंगे। और यही होता है। सरदार भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त, दो लोगों को इसमें चुना जाता है और ये दो लोग जाते हैं विधानसभा के अंदर में जेंटलमैन लुक में
और वहाँ पे बम फोड़ते हैं और नारे लगाते हैं कि साइमन गो कमीशन बैक, और इसके बाद में नारे लगाते हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूर्ण स्वराज, ऐसे नारे लगाते हैं। और पब्लिक सेफ्टी बिल ला रहे थे जिसको अगर वो पास हो जाता तो आम पब्लिक का जो ये विरोध करते हैं ये सारे अधिकार उनको छीन लिए जाते। ऐसे उन्होंने नारे लगाए कि ये पब्लिक बिल पास नहीं होगा, और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए वहाँ पे। और बम को ऐसी जगह पे फोड़ा गया कि जिससे कोई नुकसान ना हो, जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो, बम को ऐसी जगह पर फोड़ा गया। और लास्ट में वह लोग वहीं पे दोनों अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। भगत सिंह और गुप्तेश्वर दत्त दोनों ही अपनी वहीं गिरफ्तारी दे देते हैं। गिरफ्तारी देने के बाद में उनको जेल भेज दिया जाता है, और उसके 1 महीने बाद जो उसमें मुकदमे का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है कि उनसे दोनों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है वहाँ पर। लेकिन लड़ाई जारी रहती है। इसी बीच लेकिन सरकार की, पुलिस की इतनी ज़्यादा धरपकड़ चल रही थी उस टाइम पे कि जहाँ पर ये लोग, इनकी जो बाहर की पार्टी थी, जो जैसे सुखदेव थे, राजगुरु थे और जो इनके क्रांतिकारी थे जहाँ पे बम बनते थे, उस जगह का पुलिस को किसी ने, खबरी ने खबर दे दी कि यहाँ पर ये लोग मिल जाएंगे तुम्हें। तो वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में उनको जो है 21 लोग मिलते हैं, और उन 21 लोगों में सुखदेव और राजगुरु भी रहते हैं। उन लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लास्ट में सभी को एक जगह इकट्ठा जेल में कर दिया जाता है, लाहौर सेंट्रल जेल में। उसी बीच में जय गोपाल सरकारी गवाह बन जाता है, और वो ये बताने को तैयार हो जाता है कि जॉन सैंडर्स की हत्या सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, किन किन लोगों ने मिलकर करी है, इसके लिए वह गवाह बन जाता है। और ये गवाही बनने के बाद में जो है तय हो जाता है कि सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की, और उस हत्या के लिए इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और जो फांसी की सज़ा सुनाई, डेट जो मुकर्रर की जाती है, जो डेट बताई जाती है, वह डेट बताई जाती है 24 मार्च 1931। लेकिन जनता में इतना ज़्यादा विद्रोह था इस फैसले को लेकर के कि जेल के इर्द गिर्द जो है लगभग बताते हैं 20,000 लोगों की भीड़ मंडरा रही थी कि 24 मार्च को कहीं ऐसा ना हो कि जेल की दीवारों को या दरवाज़ों को तोड़ करके पब्लिक अंदर घुस जाए और भगत सिंह को छुड़वा लिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 24 मार्च का दिन तो आने ही नहीं देते वो लोग। 23 मार्च को ही यानी कि जो आज का दिन है 23 मार्च को ही सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। फांसी से पहले सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हम आपस में गले मिलना चाहते हैं, और उन्हें गले मिलने दिया गया। इसके बाद उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, और उनको फांसी दे दी गई। वहाँ पे फांसी देने के बाद दोस्तों उनके मतलब पुलिस अधिकारियों में, जो अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बॉडी को मेन गेट से वो बाहर ले जाते कहीं या किसी को देते। उन्होंने उनके शव को टुकड़ों में काट करके नाली के रास्ते से बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके हुसैनी वाला के पास में ले गए। वहाँ पर सतलुज नदी है, उस नदी में उसको फेंकने लगे वह को, उनके टुकड़ों को। लेकिन इस बात का पता चल गया बाहर लोगों को, और जैसे ही वो लोग वहाँ पर गए तो कुछ पुलिस वाले भागने लगे, लेकिन भीड़ गुस्साई नहीं। कुछ पुलिस वालों को वहीं पकड़ लिया, और वहीं पकड़ करके उनको वहीं मार दिया जो है। और उनके जो बचे खुचे टुकड़े मिले थे सरदार भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के, जो भी जितने मिले, सभी का जो है उसी जगह पे अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी वहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है हुसैनी वाला में, जिसको हुसैनी वाला पुल बोलते हैं दोस्तों। तो बस यही सरदार भगत सिंह की कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और इस बीच में एक बात और कहूँगा, अगर महात्मा गांधी चाहते तो सरदार भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उन्होंने बोला भी था कि आप लिखित में दे दो कि आगे से ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो बालक जो था वह बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसका नाम उठ रहा था, और गांधी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को नहीं छुड़वाया। तो ये थी दोस्तों कुछ कहानी छोटी सी जो मैं आपके लिए लेकर के आया आज सरदार भगत सिंह जी के ऊपर। आज उनको 94 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और आखिरकार जो
सपना देखा था जो भगत सिंह ने देश की आज़ादी का देश आज़ाद होता है। भगत सिंह के शहीद होने के लगभग 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद होता है। पहला तिरंगा ध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री लाल किले पे फहराते हैं। इसके बाद से आज तक वही प्रतिक्रिया चली आ रही है, जो भी भारत देश का प्रधानमंत्री होता है वह लाल किले पर ध्वज फहराता है, झंडा भारत का फहराया जाता है वहाँ पे। और कभी आप जाओगे तो हमेशा आप वहाँ देख सकते हो कि वहाँ झंडा फहर रहा है। रात में झंडा नहीं फहरता है, सिर्फ रात को झंडा उतार दिया जाता है शाम को। तो दोस्तों बस यही थी कहानी कैसी लगी दोस्तों ये बताना। तो बस दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।